मीठी टीवी में मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हर साल की तरह इस साल भी जून के महीने के आते ही बजट का तबल बज जाता है और हम तो ग़ुलाम इसाक़ खान के ज़माने से देख रहे हैं। फिर उसके बाद पता नहीं कौन कौन आए, फिर मुशर्रफ साहब आए, फिर शरीफ आए, जरदारी आए। वही सवाल महंगाई बढ़ेगी, वही सवाल क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी, वही सवाल कि इससे आवाम को क्या मिलेगा। ये मैंने कहा ना, बचपन से सुना, जवानी गुजर गई, इस पहर में आके भी यही सुना जा रहा है। कल आज जो हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने जो इक़्तिसादी सर्वे पेश किया, वो दरअसल झलक ही होता है जो वो पेश करने जाएंगे अगले 24 घंटे में। ये अलग बात है कि ये देखना ये है कि हमारे शौकत तरीन साहब के साथ सलूक क्या होगा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी आप वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। अमूमन तो यही देखा गया है कि अपोजिशन जो है बजट फाड़ती है, गो के नारे लगते हैं। हमने गो इसाक़ के सुने, गो के देखे, पता नहीं गो तरीन के नारे लगते हैं या नहीं। हमारे साथ हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बड़े सीनियर ताजिर सनतकार, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल के हवाले से। और फिर शकील रामिद साहब मुमताज़ माहिर मईशत हैं और बड़े अहम ओहदों में चुके हैं। इससे पहले कि मैं मेहमानों पर आऊँ शकील साहब, ज़ुबैर साहब के पास, हमें चैम्बर के प्रेसिडेंट भी ज्वाइन करेंगे। देखें इस बजट के बारे में हमने सारे मुल्क से जो शहर हैं उनसे मालूम करने की कोशिश की है कि इससे 24 घंटे पहले आवाम क्या कहते हैं। तो पहले ज़रा हमारे कोयटा से हम शुरू करते हैं, सबसे आबादी के बार से छोटा और इलाके बड़ा। तो देखिए क्या कह रहे हैं लोग। अगर आया महंगाई बढ़ गई, ये हुकूमत चली जाएगी। ये जो बजट आ रहा है इसमें भी हम ना उम्मीद हैं, कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद इस हुकूमत से लगा सकते। कहाँ से खुश होंगे, आवाम तो वैसे ही तंग हुई पड़ी है। बजट तो अपनी जगह रह गया। गरीब के लिए बजट जो आ रहा है वो गरीबों के लिए बहुत अच्छा आना चाहिए सर। 11 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें को गरीबों के लिए सोचा जाए। इमरान खान को अमाउंट भी दिया है। इमरान खान मेहरबानी करे, सस्ताई करे, ऐसे जुल्म नहीं करे कि हमारे साथ जुल्म होता है, हम भीख मांग के खाता है। इमरान खान के उंडे में ऐसे बादशाह बहुत आया, मुशर्रफ आया, ऐसे जुल्म नहीं हुआ। इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। नई हुकूमत है, ये हुकूमत सिर्फ अमीरों के लिए, पाकिस्तानी आवाम का कोई हुकूमत ना आज तक आया, ना कभी आएगा। बजट जो है इनके अपने ही उनके लिए है, आम आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलता, ना पहले कभी मिले, ना इस दफ़ा उम्मीद है कुछ मिलेगा। मज़ीद चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आवाम खा के थोड़ा सा उनको सुख का सांस ले सके, गरीब वगैरह। और तो उम्मीद तो है और तो है ही नहीं। जो मौजूदा सूरत हाल है और जो महंगाई का हाल है, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी काफ़ी परेशान है। हमें नहीं समझ आता कि जो ये बजट आ रहा है ये हमारे हक़ में बेहतर होगा, ताजिरों के हक़ में बेहतर होगा, आवाम के हक़ में बेहतर होगा। क्योंकि जो इन्होंने पहले बातें की, जो उन्होंने बजट पेश किए, उसमें कोई ऐसी खातिर खा हमारे को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे रिलीफ मिला हो आवाम को। ताजिर ने PTI की हुकूमत। तो अभी तो कोयटा हैदराबाद के लोगों का आपने सुना कि बजट के वाले से कह रहे थे इस्लामाबाद पेशावर भी जाएंगे। दौरान मुझे वोरा साहब ने ज्वाइन कर लिया है, हमारे अपने शहर के ताजरों के कायद हैं। अब तो ज़रा कम आना जाना होता है, चैम्बर एक अच्छा ज़माना होता था तो बड़ी आमदरफ्त रहती थी और ये सब इतना भी नहीं आया था। अब तो जी DSND लाइव है प्रक्रिया। मुझे ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है और शकील रामिद साहब हमारे मुमताज़ माहिर मईशत हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आप तो मेज़बान हुए थे, इस हवाले से क्या कि मैं मोती साहब वाला से बात कर लूँ पहले। जी पहले तो जी ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने तो मैंने कहा ना बेशुमार बजट देखे होंगे, हुक्मरानों को देखा होगा करीब से, बाद में अब पता नहीं, ये तरीन साहब तो आपके पुराने दोस्त हैं और सॉरी टू से मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हमारे वोरा साहब जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन साहब ने जो बजट पेश कर रहे हैं, बड़े उसके आज फ़ज़ाइल बता रहे हैं। और ग़ालिबन चंद माह पहले जब नहीं हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब PTI की गवर्नमेंट ने तो 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो कौन सा मौजज़ा हुआ जिसके सबब जो है वो मईशत के तमाम मज़बत साइन दे रही है। तो पहले ज़ुबैर भाई के बाद चलूँगा और शकील भाई फिर आपका आता है। जी ज़ुबैर भाई। देखिए, आवाम फ्रेंडली अलग चीज़ है, बिजनेस फ्रेंडली अलग चीज़ है। ये मैं दोनों को डिफ्रेंसिएशन देखिए। आवाम फ्रेंडली तो अभी ये बजट नहीं हो सकता क्योंकि आपकी जो 2-2.5 साल निकले हैं, मैं आपको वैसे हफीज शेख भी मेरे दोस्त थे, लेकिन उनका जो एक क्लोज माइंड था और फिर IMF के साथ हमने वो पैक्ट भी साइन किए और बहुत सारे मामलात रहे। हमने IMF से डायरेक्ट मीटिंग्स भी की, बिजनेस कम्युनिटी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि जब आपके साथ हमने कर्जा लिया है तो हमने इस कर्जे को वापस करना है। एंड हाउ टू रिटायर दिस डेट इज दैट वी start
अर्निंग। उस अर्निंग के लिए हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमको स्पेस चाहिए। वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और जो यहाँ की जो हेड हैं, जो इस IMF की जो पाकिस्तान में, उनसे भी मेरी काफ़ी मुलाकातें रहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर टाइड अप, इनके हाथ बंधे हुए हैं। अभी भी जो शौकत तरीन साहब जो बातें कर रहे हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि ये जिस तरह के आदमी हैं इंशाल्लाह ताला कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन जितना कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी उम्मीद उनसे नहीं है कि इतना कर पाएंगे, क्योंकि कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ने परफॉर्म किया, टेक्सटाइल ने, आपने DLTL दिया, आपने 44 रिफंड्स दे दिए, जिसका डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट आया, और आपको जो ना 17.5%, 17.35% आपका एक्सपोर्ट बढ़ा। तो अब आपको क्या चाहिए कि मजीद उसके अंदर रूम दे? आपने टफ की स्कीम दे दी। अरे जुबैर भाई, आपने तो आते इतनी सख्त बमबारी शुरू कर दी, तो अभी अपने दोस्त को तरीन साहब को वक्त भी दे, अभी पेश करने दे। अच्छा शकील भाई, मैं ख्याल जरा मैं वोरा साहब से भी मालूम कर लूँ, तो फिर आपकी मायराना राय। वोरा, जो मैंने सवाल किया था, एक तो खैर मैं ख्याल चले अब निकल गया जमान से लाइव शो में कि जी तरीन साहब 2.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, तो अब तो माशाल्लाह आपने कोशिश करी। तो सवाल यही होता है, अवाम दोस्त, बिजनेस फ्रेंडली, ये हमारे एक टर्म आ गई है। तो तरीन साहब क्या पेश करेंगे? क्या उनके पास ऐसा है कि आप तो कहेंगे तो आवाम को क्या देंगे? वो पहले एक तो नवीद सुना चुके हैं ऑफिशियली, मेरे ख्याल से ज़्यादा है कि 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ 1.5 साल में। और सॉरी टू से, हम जो इदारो शुमार देते हैं, हर बैंक बता रहा है जनाब इतने प्रॉफिट, सीमेंट वाले कह रहे हैं हम तो 43% फ़रोग ज़्यादा, गाड़ियाँ सुनाएं और ज़्यादा हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कैसे हो रहा है बुरा साहब? देखिए, एक तो मुजाहिद भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको समझने की ये ज़रूरत है कि ये बजट है। बजट क्या है? बजट बेसिकली जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं, और जो प्रपोज्ड टैक्सेस के थ्रू आएंगे, और जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, जो खर्चे हैं, ये उस आदाद शुमार का एक दिन है। ये तो हमारे यहाँ आपको पता है कि बजट बिल्कुल इस तरह सेलिब्रेट होता है जैसे कोई ईद आ रही है और बहुत ज़बरदस्त मुआवजा हो जाएगा, ऐसा। और आप लोगों की बड़ी मांग बढ़ जाती है, और हमारी भी बड़ी डिमांड हो जाती है। हम भी तबसरे करने आपके पास आते हैं, और सब चैनल्स फ़ोन कर रहे होते हैं। तो बजट जो है बेसिकली ये एक अकाउंटिंग ईयर का एंड है। उसमें उन्होंने बताना है कि जी ये पैसे हमारे पास आने की तवक्का है, और ये हमने मंसूबे बनाए हैं। अब वो तवक्कात जो हैं वो पूरी नहीं होती। नहीं, मतलब तो कह रहे कि हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई 47 खरब का टैक्सेस जमा कर लिए, 4 ट्रिलियन के, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं जिंदगी। नहीं, वो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इंटरनल रेवेन्यूज़ जो जमा हुए हैं वो इस दफ़ा बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 45% जो आपका रेवेन्यू आया है, वो तो आपका रेवेन्यू कस्टम्स की ड्यूटी और सेल्स टैक्स, और वो इनकम टैक्स जो आप इंपोर्ट की स्टेज पे ले लेते हैं, जिसके बगैर आपका कंसाइनमेंट रिलीज ही नहीं हो सकता, ये वो टैक्सेशन है जो कि अगर बरेलवी साहब ने एक गाड़ी इंपोर्ट की है, उस पर इतने % ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, वो आपने देना है तो वो गाड़ी पोर्ट से बाहर निकलनी, तो 45% टैक्स तो वो है। अच्छा, मज़े की बात तो तब होगी जब आप टैक्सेस लेंगे लोगों से उनकी इनकम पर। हाँ, यहाँ एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, रोजाना किसी 20-25 लाख है, मुझे पता है, मैं खुद भी टिक्के खाने जाता हूँ। एक लाइन में और मुझे बता दी, ये जो मोतीवाला साहब कह रहे थे उनके हाथ बंधे हुए। अब खान साहब तो हाथ मान सकते हैं, खान साहब हाथ खोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है ना। तो अब मलबा गिरेगा हमारे तरीन साहब पर, अच्छा हुआ तो वाह। ये बताइए, वाकई हाथ बंधे हुए जब ये लिख रहे हैं? देखिए जुबैर भाई, ये ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो IMF और पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनली, अभी आप बता रहे थे अपने इब्तदाइये में कि इसाक खान से लेकर अभी तक के जो लोग हैं वो ज़ाहिर है IMF के थ्रू, चूँकि हमारा शॉर्टफॉल इतना होता है कि हमको IMF प्रोग्राम में जाना होता है, और फिर जब हम उनकी किस्त की अदायगी के लिए पैसे पूरे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो कहते हैं बिजली का रेट बढ़ा दें। अच्छा, आसान काम। तो जुबैर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मोतीवाला साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमारे हाथ किसी हद तक बंधे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो एक अच्छा पहलू है वो ये है कि हुकूमत खुद कह रही है, मैक्रो इंडिकेटर्स हुकूमत खुद कह रही है कि हमारे बहुत बेहतर हो गए, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो गई, हमारा फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया। ये 6 माह में हुआ है, तो मीन्स नहीं, 6 माह में हुआ है ना।
जी पूरे साल की जो नहीं, मैं figures तो ये हैं। कह रहा हूँ कि उन्होंने तो कहा है ना कि 2.5 साल में तो बेड़ा गर्क हुआ है ना, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, शकील साहब कहता था। जी। नहीं लाइटर में मैं कह रहा हूँ ना, मेरी भी बड़ी अच्छा से शकील अहमद, ये जो हमारे वोरा साहब, मोतीवाला साहब, ये तो ताजों के नुमाइंदे हैं और फिर खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जी कोरोना के सबब 2 करोड़ लोग मजीद जो रोज़गार से महरूम हो गए हैं। आप ऐसे इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं, क्योंकि खान साहब का ये तीसरा साल है, तब्दीली। अब आपके पास अगला एक मेरे ख्याल में बजट और पेश करेंगे, फिर इलेक्शन बजट होगा, तो आपके ख्याल में 3 साल में पीटीआई की हुकूमत ने कितनी आवाम की, जो आवाम भी कह लें, बिजनेसमैन भी कह लें, इंटेलिजेंशिया भी कह लें, मिडिल क्लास भी कह लें, उनकी तवक्कुर उतरी? वो कुछ पब्लिक ने तो आपने देखा, अभी मैंने कोयटा हैदराबाद वालों को सुना है, शायद 15 लोगों में से शायद एक आदमी 2 महीने भी नहीं तारीफ की। शकील साहब। जी देखें, अभी जो ज़ुबैर मोती साहब वाला ने बात की थी कि अवाम दोस्त और बिज़नेस फ्रेंडली, देखें जब से जो गवर्नमेंट आई है तो इसको कुछ मसाइल का सामना, पहला साल जो इसका था वो तो डेट जो कि रीपेमेंट का था, इतना बड़ा हमारे लिए क्राइसिस था, तो उसको मैनेज करते करते इस गवर्नमेंट का पहला साल गुजर गया। फिर जब दूसरे 2 साल के बाद शुरू हुई तो हम देखते हैं कि कोविड-19 आ गया, पेंडेमिक हो गई। अब जो तीसरी जब हम बात देखते हैं, हम IMF के पास गए। देखिए एक बात बड़ी मद्देनजर रखने वाली है, IMF एक बैंक है, उसको अपनी रीपेमेंट से गर्ज होती है, उसको आपकी डेवलपमेंट से गर्ज नहीं। ऊपर से इतनी मर्जी वो क्या कहते हैं आपको मीठी मीठी बातें करते रहें, उनका तो काम ही है कि पैसा कमाना। अब ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाना चाहिए, IMF का काम है पैसा कमाना। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1980 में जो ब्राज़ील था, इसका उनका जो कर्ज था वो $72 बिलियन था, वो चल गया इंटरनेशनल डोनर्स के पास। 1998 में ब्राज़ील ने $146 बिलियन रीपे किया और उसका जो रिमेनिंग कर्ज था वो $231 बिलियन था। तो जब बंदा इनके शिकंजे में आता फिर ऐसे ही होता है कि ये आपको कमाने की स्पेस भी नहीं देते हैं। अब इस स्पेस को हमने क्रिएट करना है कि हम अपने कमाने की स्पेस क्रिएट करें जहाँ पे हमें फिर इनकी डिक्टेशन ना सुननी पड़े। वो कमाने की स्पेस हमारे पास मौजूद है, अगर हम थोड़ा सा वाइजली हम उसको मैनेज करें। नंबर 1, हमारे पास CPEC की सूरत में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब डैम भी बनना शुरू हो जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी, और जो कि LM1 पे भी काम शुरू हो जाएगा, तो हमारा ग्रोथ रेट और बढ़ेगा। पर इससे भी जो अहम चीज़ें हैं वो 2 हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से इंडस्ट्रियल रीलोकेशन होने शुरू होगी, तो वो हमारी जो कि प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है या अर्न करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगी। दूसरी जो चीज़ है जो हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है। अभी भी जो एग्रीकल्चर पे बहुत सारी डिबेट हो रही है वो बड़ी मिसडायरेक्टेड है। आप देखेंगे आपने प्राइम मिनिस्टर आपके मुख्तलिफ जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं मिडिल मैन को ख़त्म कर देंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। क्या उन्होंने कभी मिडिल मैन का रोल पढ़ा है कि मिडिल मैन रोल क्या प्ले करता है? मिडिल मैन जो है कि वो आम फार्मर के लिए ATM मशीन है, वो उसको लिए कर्ज देता है, बेटे की तालीम के लिए भी, अपनी बेटी की शादी के लिए भी, घर के जो और अखराजात हैं उनके लिए भी कर्ज देता है। कोई बैंक देगा? नंबर 2, जो कि मिडिल मैन है छोटे फार्मर के लिए, वो मार्केटिंग एजेंट है, वो फसल उठाता है लाके मार्केट में। शकील साहब सॉरी टू से शकील साहब, लेकिन शकील साहब ये जो लोग हैं ना, ये जो अदाल शुमार थोड़ा बहुत हम भी समझ लेते हैं, लोग एक आम ये वो जो जैसे अभी वोरा साहब बैठे हैं, मुझे मोतीवाला साहब, वोरा साहब, ये जो शकील साहब ने बहुत ही बड़े जामे तरीके से पूरी एक हमारे सामने तस्वीर दी। लेकिन मैं और एक कहूँ, आमतौर पर जो जितने भी पास में अच्छा दौर होता था तो हम मीडिया वालों को भी, वो मीडिया के लोगों को, इंटेलिजेंशिया के लोगों को, ताजरों को, सनतकारों को, यानी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से इंटरेक्शन शुरू हो जाता था कई महीने पहले। इस बार ये बताइए कि आपकी बिरादरी कहीं हैं एक लिहाज से तरीन साहब, उन्होंने मुलाकातें की, बातें की, मशवरे लिए, सुने, कुछ इसमें नज़र आया? इसमें मैं एतराफ़ करूंगा कि बिल्कुल इस दफ़ा तरीन साहब ने ख़ुसूसन कराची चैम्बर के साथ बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन किया। अभी आप अगर पूछेंगे तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपको डिटेल में बता सकते हैं कि लास्ट जो हमारी थर्सडे को उनसे मीटिंग हुई थी और वो डेडिकेटेड थी सिर्फ कराची चैम्बर के साथ, जिसमें तरीन साहब इसलिए की ना कि 60% आप लोग रेवेन्यू देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमको फख्र है कि हम कराची आइट जो है वो पाकिस्तान को कितना है ये तो आप हमारी दुखती रख पर हाथ तो देखिए, ये हकीकत है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव थी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी रिस्पॉन्सिव था
और शौकत तरीन साहब बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर के भी रिस्पॉन्सिव थे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ें जो कराची चेंबर ने उनको प्रपोज की थी हमने, और हमने उनको इस दफ़ा पूरा कोई 100 पेजेस का एक वॉल्यूमस प्रपोजल भेजा था, और हमने पूरे सेक्टर्स कवर किए थे, मैक्रो, माइक्रो, सेक्टोरल, टैक्सेशन, कराची, सब चीज़ हमने उसमें कवर की थी। और उन्होंने उस जो जूम पर हमारी उनसे मीटिंग हुई, बावजूद कि वो कोविड से अभी बाहर निकले थे, लेकिन ही स्पेंट मोर देन एन आवर विद अस, विद ऑल हिज टीम एंड बोर्ड के जितने लोग थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमको इंश्योर की। उन्होंने कहा कि नए टैक्सेस नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी यकीन दहानी थी। और अच्छा माजरत सर, वैसे उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि मैं अगले 2 साल भी रहूँगा। यानी असल तो ये होता है कि वादे कर लेना नहीं, उन्होंने किया तो मुझे क्या पता था। लेकिन शकील साहब ये तो एक बात तो तय है कि क्योंकि वोरा साहब कह रहे हैं हमसे इतनी मीटिंग हुई है कम से कम बिजनेस फ्रेंडली तो ये ज़रूर होगा। अब ये भी देखूंगा कि आवाम का कितना फ्रेंडली। और मोती साहब वाला ब्रेक के बाद आपके पास आऊँगा। तो मैंने कहा कि जैसे वोरा साहब कह रहे थे, और ताज जैसे कहते नहीं, ताजरों सरकारों के लिए और जैसे मीडिया के लिए इलेक्शन जो है बड़ा ईद का दिन होते हैं सियासतदानों के साथ साथ 48 घंटे 72 घंटे। इसी तरह बजट में मीडिया और बिजनेसमैन इनकी सारी नज़रें होती हैं। हाँ, गवर्नमेंट को देखना होता है। और एक ज़रा ये दुआ कीजिए कि कल खैर से गुजर जाए तरीन साहब पर। वो भारी भारी जो होते हैं ना, क्या किताबें बजट बुक्स बड़े क्यों होने चाहिए, अब तो कंप्यूटर पे होना चाहिए ना। हमारे साथ रहिएगा, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, वोरा साहब और शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इनको पता ही नहीं बजट होता क्या और ये कैसे बनाना है। तो ये जितनी महंगाई इन्होंने की है ये इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं हो सकती। मुश्किल नज़र आता है। इससे पहले अभी तक 3 साल में रिलीफ कोई नज़र नहीं आया और परेशानियां सख्तियां नज़र आई हैं। और इतनी उम्मीदें नहीं हमें। ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटियाँ बढ़ा दी हैं, सेल टैक्स के मामलात हैं, वो भी हमारे किसी उसमें हमारी समझ में नहीं आ रहे। 2 साल तो हो गए हैं तकरीबन, तो अभी तक कोशिश तो यही है कि अच्छा ही जा रहा है। तो बहरहाल महंगाई दर महंगाई है, महंगाई दर महंगाई, हो सकता है बजट में कोई कम हो जाए, उम्मीदें तो वाबस्ता हैं। ये बजट जो है अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम देखें सुबह से फारिग बैठे हुए हैं, कस्टमर ही कोई नहीं है, किराए भर रहे हैं पास से। जो बजट आएगा उसमें और भी मजीद महंगाई हो जाएगी, और क्या है, सही है ना, इसका कोई हद तो नहीं है, क्या ख्याल। बस एक दिन ये करेंसी भी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अमीरों का सोचते हैं, गरीबों का नहीं सोचते। गरीबों का ख्याल करना चाहिए, जो इतना मजबूर है इंसान, क्या कर सकता है। बजट तो हर साल ही आता है, बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि कभी भी अमीरों के लिए ही होता है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं होता। तो आटा दाल चीनी ही सस्ती हो तो काफ़ी होता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे मुश्किल करती जा रही है गवर्नमेंट ना। ये कि ये तो हुकूमत नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बस इतनी महंगाई होती है, बंदे से चमड़े उतारता है। हर चीज़ की इतनी मुश्किलात है, जैसे लोड शेडिंग, हर महीने में 2 दफ़ा तेल महंगा होता है, बिजली भी यूनिट भी महंगा होता है, हम लोग मजदूरी भी नहीं मिलते। बजट आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मसलन ये रोज़मर्रा की चीज़ें, इनमें जो है ना कमी आनी चाहिए। को आम गरीब बंदे को तो इससे गरज है ना। किस चीज़ का बजट और कैसा बजट? सर ये तो अमीर लोगों के लिए होता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ये लोग पार्लियामेंट हाउस में बैठ के। हम जैसे गरीबों को धोखा देते हैं। पिछले साल जो बजट पेश हुआ था उसमें आवाम के लिए जो है कोई रिलीफ नहीं रखा गया था, तो इस बार जो है उम्मीद जो बहुत है, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार भी जो है आवाम के लिए कोई रिलीफ रखा जाएगा। ये तो मजाक है इस हुकूमत में। बजट पिछली बार भी 2 दफ़ा भाई कोई अच्छी बात भी किसी से सुनवा लेते, कोई जो है तुम लोगों से। हमारे वोरा साहब तो बैठे हैं, शायद वोरा साहब ये तो कह रहे हैं कि जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनसे डिस्कशन हुआ। पता नहीं ये आम लोगों से किस तरह करेंगे, बेचारे कोई वो है तो है नहीं कि जलसा करते नेशनल पार्क में पटेल मोची दरवाजे पर, जैसे भुट्टो साहब होते तो वो ये कहते हाँ भाई मंजूर है। मोती वाला साहब कोई पूछो ये देखिए ये जो लोगों का है ये क्या वजह है वोरा साहब के। मैंने एटेंडम लिया ना, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, और वो वजह यह है कि आप कितना भी कहते हैं 3.95%, 41 फला खराब, ये फला, ये जो एक्सपोर्ट फला, वो जब चावल लेने जाएगा, घी लेने जाएगा, शक्कर लेने जाएगा, मेन तो ये खैर सब्जियाँ हमारे प्रीवियस, उस वक्त वो कहता है कि जी या तो उसकी तनख्वाह के मुताबिक हो, जेब के मुताबिक। तो आपकी बात तो ठीक है, चले आपसे कराए। ये क्या है लोग जो इस तरह के से बुनियादी तौर पे बात यह है कि लोग जो हैं वो जीडीपी के नंबर्स से, इकोनॉमिक्स की टर्म से वो कहते हैं कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है।
वो ये कहते हैं कि जी मैं जब शाम को सुबह सब्जी लेने जाऊं, बच्चे को स्कूल दाखिल कराने जाऊं, पानी के लिए जाऊं, अरे सब्जियां फिर भी हमारे सस्ती हैं, फिर भी मैं देखा और जो आटा, चीनी, घी, जिसका देखिए सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान में ये जितने इंग्रेडिएंट्स खाने पीने के हैं और शॉपिंग मॉल जो है ना, वो तो लगता है कि पाकिस्तान के थोड़ी है, वो तो किसी दुबई या लंदन की शॉपिंग मॉल में बैठे हैं। वो शॉपिंग मॉल्स जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो उन बस्तियों में जहाँ आम आदमी रहता है, वहाँ जो दुकानदार है, जो वहाँ पर जो बुनियादी तौर पर सप्लाई एंड डिमांड का भी इशू है बरेल साहब। पाकिस्तान में जिस तरह आबादी बढ़ी है, देखिए हमको रियलिस्टिक होकर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है, उस तनासब से पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। जिस तनासब से पाकिस्तान में रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, उसमें सप्लाई एंड डिमांड का एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस महंगाई, आप अगर अदाद शुमार इंटरनेशनल स्टडी करें, स्टैटिस्टिक्स, तो जितनी कमोडिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, कॉटन, चीनी, दालें, घी, पाम ऑयल, एवरीथिंग इन लास्ट 2-3 years उसकी प्राइसेस हैव गॉन अप। ठीक, तो ये भी एक महंगाई का बहुत बड़ा सबब है। बट मैं आपको बताऊं कि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के उस तबके के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप कितने ही नंबर्स को पॉजिटिव दिखा दें, दुनिया को कुछ बता दें, अगर आवाम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आई थिंक। और ये जो मैं सॉरी जो कमेंट्स जो आ रहे हैं, ये कमेंट्स नहीं आने चाहिए। आपको पता है मैं ये प्लांटेड तो नहीं कर सकता, अच्छा ना मेरा कोई सियासी नाम तो होता है कि भाई ऐसे ही वो दिखाओ, बोले वो ऐसे ही वही अटेंड। जुबैर भाई तो वोरा साहब तो बड़े इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे थे कि जनाब हम काफ़ी से ज़्यादा मीटिंग्स की, हमसे बड़ा कॉन्फिडेंस में भी लिया और लेना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चैम्बर कराची का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, और इस एतबार से अब ये देखना है कि जो इनकी रिकमेंडेशन है, कुछ इख्तियारी सर्वे में शायद कुछ उसकी झलकियाँ हो, बजट में क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये वो तो है ना कि महंगाई डबल डिजिटल में आप भी कह रहे थे हम, और तो ये क्या कहेंगे जुबैर भाई इस बारे हवाले से? आपको भी मैंने कहा ना कि काफ़ी मुलाकातें भी हुई होंगी, सजेशन भी दी होंगी, देखने क्या आता है। इस गवर्नमेंट का एक नया सिस्टम है, वो ये है कि उन्होंने अपने गिर्द एक बड़ा एक दायरा बना लिया है। उस दायरे के अंदर जो लोग बैठे हैं वो डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, वो ब्लू आइड बॉयज हैं, बड़े टाइकून्स हैं। उन टाइकून्स के साथ जो मशवरा कर लेते हैं, देखिए उनकी बात और जो मीडियम साइज और स्मॉलर साइज इंडस्ट्री होती है, वो उसके अंदर 180 डिग्री का फर्क होता है, क्योंकि वो जो बातें जो वो फेस नहीं करते, ये एसएमई सेक्टर सारा फेस करता है। और आप जब तरक्की करना चाहते हैं तो दुनिया में जितनी भी तरक्कियों की मिसाल है वो सब एसएमईज कन्वर्ट होते हैं। आज भी जो ये लोग जो बड़े हैं, अल्लाह इनको और बड़ा करे, लेकिन ये जो है ये पहले छोटे ही थे, छोटे से बड़े होते हैं। अब आपने जो इस वक्त जो ये पॉलिसियां की और ये सारों को बुलाया ही नहीं, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया, और खाना पूरी के लिए, कॉस्मेटिक के लिए आखिरी मीटिंगों में वो आ गए हमारे पास या वहां चले गए। अगर ये 2 साल या 2.5 साल जो इस तरह से चला है, इसका नतीजा है जो आज हम ये भुगत रहे हैं। अब जो है ना, अब शौकत तरीन साहब आए और हमारे पास भी आए थे, दूसरे लोगों के पास भी गए, सारे लोगों के पास जो है ना वो जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक मैं बजट का डॉक्यूमेंट नहीं देखूंगा, जब तक मुझे यकीन नहीं आएगा कि जो हमने जो राय दी है, जो हमने उनको करने को कहा है, हमने ये कहा है कि आप ये नंबर्स हमने उनको दिए, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। हमने शौकत तरीन साहब को नंबर मैंने ये दिया कि आप ये देखें कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है वो 17.35% बढ़ा, ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे नंबर ऑफ एक्सपोर्टर बढ़े या कम हुए, तो नंबर ऑफ एक्सपोर्टर 30% कम हो गए। मुझे साहब आपको बड़ा ताज्जुब होगा, 30% नंबर कम हो गया। ये कौन 30% है? बड़ा तो बड़ा हो गया, एक्सपोर्ट मुल्क का बढ़ गया, लेकिन वो 30% वाइप ऑफ जो हुआ वो छोटा जो आपका जो एक्सपोर्टर था वो हुआ, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर सका। 5-6 महीने 8 महीने के सेल्स टैक्स रिफंड को रोकना, वो सस्टेन नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। इसके बाद जो इनको DLTL की जो इनकी पेमेंट्स थी वो लेट होती थी, और इनके बाद इनकी सख्त नहीं थी कि वो लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर वो सर्वाइव कर सके। आज हमारी जरूरत इस बात की है कि हम इसको 0 रेट कर दें, और जो DLTL और जो बरात हैं उनको फौरी उनके घर पे पहुंचाएं, और एसएमईज को रिवाइव करें। एसएमईज ही बड़ा होगा, और अगर आपने क्वांटम जंप लेना है तो यू हैव टू डू दिस। दूसरी बात ये है कि आपने टफ की स्कीम दी, 1% इंटरेस्ट के ऊपर आपने मशीनरी को अलाउ किया मंगाना, 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने लोन्स दिए हैं, वो
अगर आप देख लें तो आप मुझे ये बताएं कि अब ये कैपेसिटी इंक्रीज होगा, नहीं तो बच्चा भी बता सकता है। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी फॉर टेक्सटाइल्स अलोन, जो अभी टफ की स्कीम के अंदर। अब ये 30% जो है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए गैस चाहिए, इसके लिए बिजली चाहिए, ये सारी चीजें जो हमें चाहिए वो सारी वो मुहैया नहीं करेंगे तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और 30% एक्सपोर्ट जब हमने बढ़ानी है, इस 30% कैपेसिटी के बढ़ाने से वो जब भी बढ़ेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप इनको देंगे, इनको वो सारी चीजें देंगे जो इनको चाहिए, इनका ये रिफंड वाला सिस्टम खत्म करेंगे और ये सारी चीजें जी जुबैर भाई कुछ ज़्यादा नाराज है, क्या बात है? एक तो नहीं कि जुबैर को जरा सिंध का भी मामला है, काफ़ी मुशीर भी रहे, कोई ये सिंध वफाक का झगड़ा तो नहीं आप तो अभी पहले कह रहे थे कि जरा हमसे काफ़ी जो है जगह चलिए नहीं, बुनियादी तौर पे हमसे जो कंसल्टेटिव प्रोसेस वो तो जुबैर भाई ने भी कहा कि वो उन्होंने किया। अच्छा देखें, फाइनेंस मिनिस्टर को आए हुए 6 से 8 हफ्ते हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन 6-8 हफ्तों में जुबैर भाई का कहने का ये मतलब था कि गवर्नमेंट को ट्रेड बॉडीज़ के साथ, चेंबर्स के साथ एक रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि वो हर वक्त रेगुलर का मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर तो रहना रेगुलर। क्यों शकील साहब, एक पता है शकील एक थोड़ा सा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, हमारे जुबैर भाई बता रहे थे और वोरा साहब बता रहे थे, वोरा साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे थे और अभी मैं लोगों के कमेंट भी दिखा रहा था, GDP आदादोशुमार अपनी जगह। तो एक तो ये कि बल्कि मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर तो एक लिहाज से ये तो नहीं कि वो बेचारा तैयार करता है, एक्सपोर्ट का एक अलग होता है, इंपोर्ट का अलग होता है, फॉरेन से पैसा अलग आता है, टैक्स लेने वाला दूसरा होता है, उसको तो आखिर में तो ये इतना इम्पोर्टेंट है वाकई फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मुल्कों में होता है कि जो वो पेश कर रहा है वही जिम्मेदार, यानी वो लोग तो कहते हैं उसको बेचारे को प्याज भी और दूसरा लोग इस्तेमाल नहीं करना, दोनों खाने पड़ते हैं, ऐसे ही शकील भाई। शकील आमिर साहब देखिए, जब अभी जो बात कर रहे थे दोनों मौजूद में बात, इन दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहली बात जो भी बात हुई थी, जो उन्होंने बात की थी कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ और हमारा जो कि GDP ग्रोथ है वो मैच नहीं करता। आपको सुन के हैरानी हो गया, पिछले 3 सालों को अगर हम निकालें इसका क्या कहते हैं एवरेज, तो 1.7 या 1.8% हमारा GDP ग्रोथ रेट बनता है। इसी दौर में, इसी यानी कि अरसा में तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है कि वो 2% से ज़्यादा है। इसका मतलब है हमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं। दूसरी जो बात है कि SMEs, अभी जो कि UN ने अभी से बात की है, वो कहते हैं कि दुनिया की जो कि 90% जो रजिस्टर्ड फर्म है वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उसमें तो माइक्रो को भी शामिल कर लेते हैं। और दुनिया का जो कि 70% एम्प्लॉयमेंट है ये प्रोड्यूस करती है, और जो 50% GDP है वो भी ये प्रोड्यूस करती है। मगर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बाबाए आदम डिफरेंट है। हम अपने दोस्त चाइना की बात करें तो वहाँ अभी तक भी 60% से जो ज़्यादा है वो SMEs है। जर्मनी में देखें वो भी SMEs पे डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ SMEs को बिज़नेस का परंत शायद हिस्सा नहीं समझा जाता। और जो हमारे चैम्बर्स हैं वहाँ पर भी जो लोग बड़ा बिजनेसमैन है वो कम बैठता है, वो अपने इनक्लेव बना के बात करता है। जिस तरह भी बात करते, मैं जुबैर मोतीवाला सर बात कर रहे थे कि वो जो लोग होते हैं ऐसे ही है क्या? अच्छा देखिए, मैं एक मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्या दीगर मुल्कों में भी फाइनेंस मिनिस्टर इतना ही अहम होता है? वो हर वक्त 24 घंटे स्क्रीनों पर होता है, बेशुमार स्क्रीनों पर होता है, स्टेटमेंट देता है, इसी तरह से आपको जरा तैयार क्या इतना ही इंपॉर्टेंट होता है ये? उसी यही कहलाएगा ये तरीन का बजट, बेहतर या बदतरीन? जी शकील साहब, अभी किससे बात की है? आपसे ये सवाल किया मैंने, कहा आपको दुनिया में क्या होता है, दीगर मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर ही? जी देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी जो पूरी दुनिया में वो अहम होता है, क्योंकि वो पॉलिसी गाइडलाइंस उसमें प्रोवाइड करनी होती है कि तमाम डिपार्टमेंट जो कि एफिलिएटेड होते हैं, इंडस्ट्री हो, FBR हो, जैसे भी हो, वो कैसे किस टारगेट को अचीव करने की बात करेंगे। और उसके लिए जितना भी रिजिनेट होता है, कंसेशंस होती हैं या न्यू रेगुलेशंस आते हैं, वो वहाँ से रिजिनेट होते हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस आती हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मगर ये जो है कहना कि तरीन साहब नहीं, ये जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तरीन साहब उसका फेस है, जो उस गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ होगी वही तरीन साहब की स्ट्रेंथ होगी। अगर गवर्नमेंट वीक है तो वो वीक होता है। मगर जो करने वाली बात है बरेलवी साहब, जो इस जगह हमें समझने की ज़रूरत है, हमें प्रोडक्शन सेक्टर को बढ़ाना है। हमारे कहाँ यहाँ क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों से, कोई सालों से नहीं, 3-4 डेकेड से हमारा सारा जोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है कि जनाब ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाए, ये कम हो जाए, ये बढ़ जाए, वो हो जाए।
प्रोडक्शन सेक्टर जो है कि वो अपनी क्या कहते हैं फादियत कहीं वो तो फादियत के मुताबिक उसको नहीं मिल रहा, उसको क्या कहते हैं कि फोकस नहीं मिल रहा। अगर हमने डेवलप करना है तो हमें अपना प्रोडक्शन सेक्टर को उठाना होगा, जिसके लिए एसएमईज और एग्रीकल्चर इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इस वक्त जो कि मेजर इंडस्ट्री भी है, मतलब टेक्सटाइल की बात कर लें, लेदर की बात कर लें, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, राइस की बात कर लें, मैंगो की, ये एग्रीकल्चर से ओरिजिनेट होती है। शकील भाई, ये बजट मौजूद ऐसा कि इधर से खींचते ही चले जाओ। अगर जैसे मैं आपसे कंक्लूडिंग वर्ड पूछूं कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, जुबैर भाई भी कहते हैं कल देखा जाएंगे, तो जो कुछ बेशर बातें तो आपके सामने हैं ही, फिर भी आप समझते हैं कि अगले 24 घंटों में जो लोगों के जो तासुरात आ रहे हैं, लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या हेल कर रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली होगी अगले 24 घंटे बाद जब बजट पेश कर रहे होंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग बजट तो बन चुका है, बजट तो प्रिंट भी हो चुका है, वो बल्कि कॉपियाँ हम लोगों को मिल भी गई होंगी। बजट तो इज़ ऑलरेडी देयर, वो तो सिर्फ कल एक फॉर्मेलिटी होनी है जहाँ उसकी प्रेजेंटेशन है, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो असेंबली में आएगा। हमारी तवक्का ये है और इंशाल्लाह ये तवक्का बहुत हद तक पूरी होगी, और वो ये कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर बोझ कम होगा। जब वो बोझ कम होगा तो नए लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आएंगे, और वो असल ज़रिया होगा पाकिस्तान में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने का, और हुकूमत के पास एक टूल होगा कि वो गरीब आदमी तक उस पैसे को पहुँचाए, उस सेक्टर से लेकर पैसा पहुँचाए जो सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा। ओके, शुक्रिया। सॉरी मैंने कहा बजट मौजूद है साहब, आप तो कल ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करूँगा। आप तशरीफ़ लाए वोरा साहब, शकील साहब आपका और मोतीवाला साहब का, और मैंने कहा ना असल गुफ्तगू बजट पर कल होगी ज़्यादा तफसील से। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बलवी आपको खुशामदीद करता है। और बजट हुकूमत बना रही है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव पहलू मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो जैसे मोबाइल कोई तकरीबन कहते हैं जी कि 13-14 करोड़ रुपए, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से जो है वो इजाफा हो रहा है, बल्कि रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। पेट्रोल अपनी जगह, फिर और तरफ हम शमसी तवानी जा रहे हैं। और अब ये एक मैंने सोचा कि एक पॉजिटिव पहलू भी दिखाया जाए इस हुकूमत के जो विजन है, आमतौर पर क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, और वो है कि जी कहते हैं जी हम EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बल्कि गाड़ियाँ लाने जा रहे हैं। डॉक्टर नवीद अरशद हमारे साथ हैं, लम्स के जो है फाउंडिंग मेंबर एनर्जी ऑफ इंस्टीट्यूट के रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैंने कहा चलते चलते बजट पे तो गुफ्तगू हो ही रही है सारे में, आपसे मालूम किया जाए कि ये जो मुतारिफ कराई जा रही हैं हमारे कितनी हमारे लिए वायबल होंगी आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए इस टाइम पे ना एक फुर्सत का मौका है कि हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन जो है उसको मिस किया है। अब इस टाइम पे दुनिया जो है ना वो फ्यूल बेस्ड गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जा रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी वजूहात उसमें यह है कि हमारा ऑयल का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 16-17 बिलियन डॉलर का ऑयल का बिल हम लेके आते हैं। और उसके अलावा हमारी स्मॉग के इशूज़ आप देख लें, लाहौर में, पंजाब में जो स्मॉग का इशू होता है। फिर हमारे पास बिजली के कुछ हमने ज़्यादा कारखाने लगा दिए हैं। तो हमारे पास इस टाइम पे एक बड़ा ज़बरदस्त नादिर मौका है कि हम एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पुरानी इंडस्ट्री को भी हम साथ लेके चल सकते हैं और एक नई तरफ भी जा सकते हैं। हमारे पास 300 ऑटो पार्ट मेकर हैं जो कि इन्हीं गाड़ियों के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंजीनियर्स हैं जो इस तरफ आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और पहलू भी है। डॉक्टर साहब अगर इस पहलू से अगर हम देखें कि एक आमतौर पर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माहौल का, यानी गर्मी का, सर्दी का, फिर बारिश का, फिर रोड्स का, यानी बहुत सारी चीज़ें वो भी काउंट करती हैं ना। हैवी गाड़ियाँ जो हैं वो, फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बहुत अच्छी पक्की सड़कें भी नहीं हैं, तो ये जो है जो हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में वो इन्वायरमेंट भी होगा? फिजिकल इन्वायरमेंट की बात मैं कर रहा हूँ जी। वो देखें, जो बल्कि गाड़ी है उसका कोई मुख्तलिफ नहीं है दूसरी गाड़ी से चलने में या ऑपरेट करने में। वो दूसरी गाड़ी की तरह ही है। उसमें आपने इंजन की जगह एक मोटर लगा दी है, फ्यूल टैंक की जगह एक बैटरी लगा दी है, और वो गाड़ी तब्दील हो गई है। सिर्फ उसमें अब आपने पेट्रोल डालने की बजाय चार्ज करना है, उसको प्लग से चार्ज करें, फास्ट चार्जर से चार्ज करें, तो बाकी तो व्हीकल वही है। चाहे वो 2 व्हीलर की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, लेकिन असल में बात यह है कि उसकी वजह से कोई एमिशन नहीं हमारे होंगे।
और जो मिशन थोड़े बहुत आएंगे भी सही, वो पावर प्लांट से आएंगे, जो वैसे ही हमारे तकरीबन 40% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। और क्योंकि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है बिजली की गाड़ियों की, तो टोटल जो हमें फर्क पड़ता है हर किलोमीटर पे 70 से 80% कम एमिशन हमारे जो ना वो होंगे। ओके, तो हमारे लिए तो बहुत जबरदस्त एक नादर मौका है इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अपना लें। गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इंसेंटिव दिए हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस हुई है पिछले साल, बजट में उसकी पिछले साल आई थी इंसेंटिव। उम्मीद है इस बार ज्यादा इंसेंटिव आएंगे, ज्यादा कार मेकर्स में आएंगे। अच्छा, इसका बहुत ही आसान, अब तो यानी ये तो नहीं होगा हमारे बाद गाड़ियों को हुसूल में बड़ा मुश्किलात पेश आती हैं, बुकिंग कर ली 4 माह 6 माह, फिर प्राइजेस, ये वो सब चीज़ें, इसका भी सब आपने एक्सरसाइज कर लिया है डॉक्टर साहब? ये तो सप्लाई चेन का इशू है। सप्लाई चेन में कि जब हमारी इकॉनमी ऊपर जाती है, गाड़ियों की बुकिंग ज्यादा हो जाती है, ओन पे गाड़ियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद इकॉनमी का नीचे आती है, तो मसला होता है। तो दुआई करते हैं कि हमारी इकॉनमी ऊपर की तरफ जाए, ताकि कार मेकर्स अपनी जो सप्लाई लाइंस है उनको अच्छी तरह इंश्योर करें और हमारे जो सार्फिन है उनको जो ना। चलिए डॉक्टर, ऐसा करते हैं ना, ये तो आपकी मैंने ये सुन लिया, किसी दिन जब ये इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ इस गाड़ी में बैठेंगे ना, फिर प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा लुत्फ आएगा, एंजॉय करेगा। शुक्रिया, आपने हमें बताया। और यकीनन एक रेवोल्यूशन होगा ऑटोमोबाइल के सिलसिले में अगर बर्की गाड़ियाँ पाकिस्तान चल गई। इसी साथ मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दी है कि अब कल बजट पर गुफ्तगू होगी।